प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देखा था कि जीव जंतु किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे वह भोजन हमारे लिए ऊर्जादायक हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि भोजन का एक पिरामिड बनाया था जिसमें किस तरह के भोजन को ज़्यादा या कम करना चाहिए उसका भी था। इसमें भी आप भोजन की एक थाल देख रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन आपको उपलब्ध हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन, जिससे कि हमको ऊर्जा कैलोरी प्राप्त होता है। आप भोजन के अलावा हमें जल की भी आवश्यकता पड़ती है और ये जो जल है वह हमेशा हम लोगों को आनंद प्रदान करता है। जल की प्रकृति ही अजीब होती है। जल जो है हमको नदी से, तालाब से, कुएं से इत्यादि से प्राप्त होती है। इसके अलावा जल हमें वर्षा से भी प्राप्त होती है। जब बारिश होती है तो उससे हमको जल प्राप्त होता है। आप इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ों से जल निकल रहा है और नदियाँ निकलती हुई जा रही है। आगे तालाब का भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हम जल प्राप्त करते हैं नदियों से, तालाबों से, है ना। फिर कुओं से भी, कुआं खोद करके हम ज़मीन से निकालते हैं। जल की एक प्रकृति जो होती है वह खास करके कि जब जल ठंडा होता है तो वह बर्फ़ बन जाता है, जम करके बर्फ़ हो जाता है। और वही जल जब गर्म होता है तो पिघलता है और पिघल करके वाष्प के रूप में तैयार हो जाता है। हम जल की प्रकृति के अनुसार अपना उपयोग को बदलते रहते हैं। सर्दियों में हम जल जो लेते हैं वह गर्म जल का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों में हम ठंडा जल पीना पसंद करते हैं। यानी हम जो अपने जल का उपयोग करते हैं वह वातावरण के तापमान के अनुसार उपयोग किया करते हैं, वो हम बदलते रहते हैं उसका। अब जो है हम देखते हैं कि जो जल नदियों में, तालाबों में या समुद्रों में रहता है वह जल जब गर्म होता है सूर्य की रोशनी से तब वह जल वाष्प बनता है। और जल वाष्प जब बन करके ऊपर जाता है तो वह घनीभूत होकर के बादल बनता है। और जब बादल बनता है तो ही बादल जंगलों से और पर्वतों से टकराते हैं तो फिर बारिश होती है। इस तरह से जल का एक चक्र बन जाता है और वह जो है हमें धरती से वाष्प बन के ऊपर, फिर बादल बन के बारिश, और बारिश बन के फिर जल नीचे आ जाता है। इस तरह से हमें जल का जो है एक चक्र प्राप्त होता है। हम जैसे जैसे अधिक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी पर विद्वान वस्तु जो है उसके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और जैसे जैसे विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वैसे वैसे प्रश्नों की एक अंतहीन सूची हमें बनती जाती है। यह जो प्रश्न है उसकी सीमा सिर्फ पृथ्वी तक नहीं है या पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं तक ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती है उससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। आकाश में चमकते हुए तारे हों या उनकी गतिविधियों से शामिल प्रश्न हो, वे सभी प्रश्न जो है हमको ब्रह्मांड से हम ये करते हैं, प्राप्त करते हैं। हमारी जो जिज्ञासा है उसके अंतर्गत मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। हमारा जो शरीर है, जीवों का जो शरीर है, वह शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और आप ऊपर के तस्वीर में देख रहे हैं कि कोशिका है और इस कोशिका की संरचना किस तरह से है। सबसे कहा जाता है कि कोशिका जीवों की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है, लेकिन इस इकाई के अंतर्गत भी ढेर सारे बहुत से कोशिका के अंतर कोशिकांग है। इसके बारे में भी हम अगले क्लास में हम जाते विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको इस लेवल पर उतना पढ़ना नहीं है। अगर फिर हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, ये छोटी इकाई हो गया जो कोशिका हो गया, इसके बारे में हम प्रश्न करते हैं। फिर ब्रह्मांड में हमें तस्वीर देखते हैं तो ब्रह्मांड में चमकते हुए तारे,
ग्रह, गैलेक्सी, मंदाकिनी, आकाशगंगा, ये सब हमको दिखते हैं। अब है कि यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और नई तकनीक को विकसित करने में भी विज्ञान हमें मदद करता है। विज्ञान हमें दुनिया को बेहतरीन ढंग से समझने में और जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने में भी हमारा मदद करता है। ये जो समस्याएं हमारे बीच में है वह प्रकृति से संबंधित समस्याएं, मानवीकृत समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है और उन समस्याओं से संबंधित हमारे बीच प्रश्न होता है और इन प्रश्नों का समाधान फिर हमको विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। विज्ञान का अनूठा संसार का विस्तार, यह एक ऐसी दुनिया है, यानी विज्ञान की एक अपनी दुनिया है, एक अनूठी दुनिया है, जहां हम अपने आसपास के चीज़ों को समझने के लिए उसका अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद में उसको हम समझते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और इस तरह से जो है हम विज्ञान का विस्तार से समझने का काम करते हैं और उससे अनुभव प्राप्त करते हैं। हमारा विज्ञान का जो महत्व है वह हमारी पूरी दुनिया में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने में हमको मदद करता है। ये सबसे बड़ा महत्व है विज्ञान का। और हमारी समस्याओं का जो हल है उसको करने में भी मदद करता है, यह दूसरा महत्व इसका हो गया। और तीसरा है कि पूरे मानव समाज के जीवन को यह बेहतर बनाने का काम करता है, यह भी विज्ञान का विशेष महत्व है। अब है कि जो हम चीज़ें करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे दिमाग में जिज्ञासा उठती है, फिर हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में प्रश्न करते हैं, तो इस तरह से जो है ये इसकी एक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक विधि है और इस विधि के अंतर्गत जो है हम लोग चीज़ों का अवलोकन करके, प्रश्न पूछ करके, उसके बारे में परिकल्पना करके कल्पना करते हैं, फिर उसमें प्रयोग करते हैं, फिर प्रयोग करने के बाद में कुछ चीज़ें हमें को प्राप्त होती है और जो प्राप्त जो होती है चीज़ें वह एक निष्कर्ष के रूप में हमको मिलती है। इस तरह से विज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर हमको उपलब्ध होता है, काम करता है। अब है कि वैज्ञानिक खोजें लगातार होती रहती है। विज्ञान में जो विज्ञान के आधार पर लगातार कुछ न कुछ खोजें होते रहती हैं और ये खोजें जो है दुनिया को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करती है। वैज्ञानिक सोच हमें दुनिया को समझने और उसकी समस्याओं का समाधान करने में हमको मदद करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम सोच सकते हैं कि मछली तो पानी में रहती है और हम लोग ऊपर में रहते हैं, बाकी जीव ऊपर में रहते हैं, तो हमें तो नाक है, हवा से सांस ले लेते हैं, मछली सांस कैसे लेती है? यह एक सोच पैदा होती है हमारे मन में। दूसरा है कि हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जल जाता है, तो यह बल्ब जलता कैसे है, बिजली कैसे उसको प्राप्त होती है ना, और एक कैसे बल्ब उससे जलने लगते हैं, कई तरह के मशीन उससे चलने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो है जो हम देखते हैं कि इस तरह के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। अब है कि ये जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को हम वैज्ञानिक विधि से एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे क्रमबद्ध हम इन चीज़ों को करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है कि हम चीज़ों का अवलोकन करते हैं और इस अवलोकन में हम नोटिस करते हैं कि हम गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं और वह टुकड़ा देखते हैं कि धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है। अब जो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल रहा है उसको हम अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि यह बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता क्यों है? बर्फ़ का टुकड़ा जो है वह पिघल रहा है, जिसका हम अवलोकन कर रहे थे। अब प्रश्न तो उठता है कि बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता क्यों है? हम देख रहे हैं इसमें
कि बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है और बर्फ़ का टुकड़ा पिघल करके पानी बनते जा रहा है। अब परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं कि यह जो बर्फ़ का टुकड़ा जो पिघल रहा है, यह देख रहे हैं हम कि यहाँ पर बर्फ़ निकाले थे तो बर्फ़ ठंडा था, अब बर्फ़ को बाहर से गर्मी मिल रही है, यानी तापमान बढ़ रहा है। यानी हमारी कल्पना यह साकार हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है और जिससे बर्फ़ पिघल रहा है। अब इसको प्रयोग करके फिर से हम देखते हैं कि क्या सही में तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघलता है। तो बर्फ़ के टुकड़ा हम ले करके और फिर से उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, और जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि यह सही में तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा बर्फ़ पिघल करके और पानी हो जाता है। अब यह निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है कि ये जो बर्फ़ है वह पिघल करके और पानी जो हो गया, तो यह बर्फ़ तापमान बढ़ने से ही पानी के रूप में परिवर्तित हो गया। यह विज्ञान का अनूठा संसार है, जहां हम लगातार कई चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। इस तरह से हम जो है विज्ञान के अनूठे संसार के बारे में जानते हैं। इस तरह के और कई उदाहरण परिकल्पना के आधार पर आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस तस्वीर को दिया गया है, और कलम में किस तरह से स्याही ख़त्म होती है या लिखना रुकता है, तो हम किस तरह से परिकल्पना करते हैं, इसको इसमें बताया गया है। आप इस पर सोच करके और इस पर आप अपना एक इस तरह से विधि तैयार कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में अभी इस पाठ का यह दूसरा पाठ जो था यह समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर अगले पाठ में हम मिलेंगे।